बेसिकली खास बात तो ये है कि हमने रिव्यू ज्वाइन किया करके और कुछ तो पर्सनल ऑब्लिगेशंस भी। ओके, ठीक है, आपके मैसेजेस मेरे सामने हैं, जिसको कोई इशू होगा वो मुझे बताते रहेंगे। इन्होंने कहा कि वॉइस बहुत कम है, वॉइस तो मैं थोड़ा सा डेसिबिलिटी अपनी बढ़ा देता हूँ, होपफुली अब आपको ठीक आएगी। ओके जी, वॉइस आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं थोड़ा सा अपना वॉल्यूम ज़्यादा करता हूँ, इसके बावजूद अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे बताइएगा। सर यहाँ पे ना अगर कि नया स्टूडेंट आया ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है दोबारा, तो यहाँ पे एडमिट कहा जाएगी। तो आपने ड्यूरिंग द क्लास या आप अपनी तरफ रखना चाहते हैं तो एडमिट करें, नहीं तो मैं इनको कह देता हूँ जो आपको बेहतर। ठीक है, जैसे इस तरह ठीक है, उधर कर देना मेरे पास, इधर कर देते हैं, क्योंकि आप पढ़ा रहे होंगे तो आप नहीं इस तरफ ध्यान करें। मैसेजेस भी देखेंगे। आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे कि आ गया, आपने इसको एडमिट कर दिया, ठीक है। सर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई इशू आता है बच्चे मेंशन करेंगे, आपने सर को बता दें। मैसेज भी जो होंगे ना बच्चों के, मुझे बता दूंगा। ओके, चलें, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि यार हम काफ़ी देर के बाद जो है दोबारा रीस्टार्ट किया है। एक्चुअली कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे, कुछ उसके बाद प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ऐसी थी कि मैं उन ऑब्लिगेशंस की वजह से जो है वो आपके साथ थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन ये था कि हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 70% इंग्लिश तो हमने कवर अप कर ली थी। तो जो एक दो लेक्चर्स और हैं इंग्लिश के, वो अभी जैसा कि आज एक लेक्चर आज होगा हमारा, एक लेक्चर कल होगा, और उसके बाद ये जो बात लिखी है सर ने, टुमारो अगेन क्या होगा जी, लेक्चर इंग्लिश का टुमारो लेक्चर होगा, और उसके बाद ये 30 एमसीक्यूज इंग्लिश का टेस्ट होगा। इसको हम कर सकते हैं, टुमारो इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आपका लेक्चर है। उसके बाद आ गया जी वेडनेसडे, और उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। ये 3 दिन आपके जो है ना वो बल्कि आई थिंक इसको हम थोड़ा गैप में डाल देते हैं। वेडनेसडे का गैप डाल देते हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन स्टूडेंट्स आप लोगों के टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3। 3 टेस्ट होंगे आप लोगों के, और ये 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद एक टेस्ट नंबर 4 होगा आपका, और उसको हम कहेंगे ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 4 का होगा, और ये टोटल मार्क्स होंगे इसके 100 मार्क्स। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से एफपीएससी का स्ट्रक्चर है ना, आपको इंग्लिश का जिस तरह से आएगा उसी तरह आएगा। आपको ये सारे टेस्ट उसी शेप में बने हुए होंगे, और ये भी उसी शेप में होगा। तो इस तरह से आप जो पुरानी तैयारी, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो मटेरियल पहले दे दिया था, बुक्स वगैरह आपको शेयर करती थी, हर चीज़ का वोकैबुलरी का मटेरियल फाइनल बुकलेट के नाम से एक चीज़ मैंने बुकलेट शेयर की थी, जिसके अंदर तमाम ग्रामेटिकल्स जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी, नरेशन के थे, फिर वर्ड्स की जो वॉइस की थी, फ्रेज की थी, क्लॉज की हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। तो अब उसको तैयार करें, क्योंकि आप राइट नाउ टाइम आ गए। अब टेस्ट देने के बाद ये जो ग्रैंड टेस्ट है, थोड़ा सा हमें हम डिले करेंगे। लाइक ये थर्सडे को क्या डेट बनेगी, और टुडे इज 22, थर्सडे को 25 को ये हो गया, 26 को ये हो गया, 27 को ये हो गया। अभी जो ग्रैंड टेस्ट है, ये 3 लेने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। तो जो ग्रैंड टेस्ट है, इसको थोड़ा सा हम गैप डालेंगे, और जरा काइंडली चेक कीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे को क्या है। इस वीक का ये उससे नेक्स्ट 4th को सर, 4th ऑफ दिसंबर 4 दिसंबर को आपका जो है ग्रैंड टेस्ट होगा। तो ये 3 टेस्ट लेने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं उन चीज़ों को पिन पॉइंट कीजिए, और उसके बाद ग्रैंड टेस्ट 100 मार्क्स का है उसको दीजिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इन टेस्ट के बारे में। पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूँ, इन टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। देखिए, हमने सबसे पहले हमने टेंसेस पढ़े हैं, नरेशन पढ़ी है, चेंज ऑफ वॉइस पढ़ा है,
और उसके बाद हमने जो है वो ग्रामेटिक रूल्स कुछ पढ़े हैं, आज भी मैं इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करूंगा। कैपिटलाइजेशन रूल्स पढ़े हैं, उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। और कुछ आज हम नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे फ्रेज क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्लॉज क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, सेंटेंस क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आज बनेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वजह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह मैंने आपको वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा जो बैंक है वो शेयर किया हुआ है, उसके अंदर एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो आपके उसमें आएंगे। सिमिलरली आपके पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आएंगे, सिमिलरली आपकी जो इडियोमैटिक फ्रेजेस हैं वो आएंगे। तो अल्टीमेटली एक आपका अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बनेगा। तो तीनों चूंकि 3 मैंने रखे हैं टेस्ट, और फॉलोड बाय 100 मार्क्स का एक लॉन्ग टेस्ट होगा जो सिर्फ इंग्लिश का ही होगा। वैसे आपको एफपीएससी के पेपर में 100 मार्क्स को तो पेपर नहीं आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने उसको ग्रैंड टेस्ट की शेप दे दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके टेस्ट के हवाले से था। किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? आवाज मेरी जो लाउडनेस है वो क्लियर है? आप जरा कोई एक आध मैसेज मुझे करके बता दें कि आवाज ठीक आ रही है एंड वीडियो इज आल्सो वेल, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं। जी कोई मैसेज आया जी? ओके, थम्स अप। ओके जी, गुड गुड फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे करते हैं कि इसको मैं जरा अपने मोबाइल पे कैप्चर कर लेता हूँ और आपको मैं शेयर भी कर दूंगा उसमें आपके ग्रुप में। ये जो टेस्ट का शेड्यूल है इसकी बात कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी आगे चलते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। बैठो बैठो। सर वॉइस का कुछ कह रहे हैं कि वॉइस थोड़ी लो है। ओके ओके, मैं अब दोबारा, पहले भी मैंने बहुत गलती आवाज काफी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को इशू है तो मैं अपना जो लाउडनेस है मैं उसको और बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स होपफुली आप कुछ बेहतर आएगी आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट। इवन देन इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, ताकि मैं अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकूं चीजें। फाइन है सर, ओके। ओके दैट्स गुड फाइन। अच्छा जी, अब ये है कि आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि हम जो चीजें आज कवर अप कर रहे हैं, करने की कोशिश करें, उस पर आप सब लोग जरा अच्छे तरीके से उनको ग्रास्प कर रहे हैं। बाकी तो प्रैक्टिस है वो भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन बेसिक मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो आज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसके वाले से आप बिल्कुल जो है आपको अलर्ट हो गई, इसको लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेज क्या होता है, सिमिलरली क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को एफपीएससी में ना बास का क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा है उसको अंडरलाइन किया हुआ है और आपको ये सवाल आएगा कि ये जो सेंटेंस का ये वाला पार्ट जो हमने अंडरलाइन किया है, यानी कि एफपीएससी वालों ने, तो ये फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है। ओके, अगर फ्रेज है तो पूछेंगे कि फ्रेज की कौन सी टाइप्स है, वो फर्दर उसकी 3-4 टाइप्स जो हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। इसी तरह क्लॉज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। इस तरह से सेंटेंस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो एक हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, तो उसमें इन तीनों को कंपैरिजन आ जाएगा। तो इन तीनों का कंपैरिजन करने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे जो आपके सामने इस तरह से बनेगा। ओके जी, ये देखिए ना वीडियो में आ रहा है, ठीक है, विजिबल है सर, विजिबल। ये चार्ट आप बना लीजिए सब लोग। इसमें सीरियल नंबर आ गया नंबर 1 पे, आइटम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे फीचर्स पे। इसका फीचर्स क्या है एक चीज। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरियल नंबर 1 पे फ्रेज को, बल्कि आई थिंक इसको हम थोड़ा सा लेते हैं रिवर्स।
अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस को। ओके जी। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे क्लॉज को, और नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेज को। ये है जी हमारा सिनेरियो बनेगा। अच्छा देखिए, सेंटेंस को डिस्कस करने से मुराद ये कि सेंटेंस को जब हम डिवाइड कर देंगे, ग्रामेटिकली डिवीजन में चले जाएंगे, तो क्या क्या चीजें होंगी जो सेंटेंस बनाएगा। हम इन तीनों की मिलती जुलती डेफिनेशन है, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। A group of words, इसमें भी यही लिखेंगे, A group of words, और इसमें भी यही लिखेंगे, A group of words। ये ऐसी डेफिनेशन का एक ऐसा पार्ट है तमाम जो तीनों चीजें हैं, तीनों आइटम्स में, जिनमें ये कॉमन है। अब डिफरेंस क्या है सेंटेंस में? A group of words that give full sense या फिर मीनिंग, इसको हम ऐसे भी कर देते हैं ताकि सेपरेशन में रहे। ओके जी, a group of words that give full sense या full meaning, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, we are students, full stop। so यहाँ पे मैंने कहा we are students, तो हमने इसको एक फुल स्टॉप लगा दिया, और ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कंप्लीट सेंस आ रही है। जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे। अब इसमें ग्रामेटिकली स्पीकिंग क्या क्या है? सबसे पहले है एस सब्जेक्ट, उसके बाद है जस्ट वेट, अभी यहाँ पे अजान हो रही है, तो जस्ट 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं, या जैसी अजान खत्म होती है, जस्ट होल्ड ऑन। जी स्टूडेंट्स, जो है वो अजान होके, अच्छा जी, अब ये मैं आपको बता रहा था, जैसे सेंटेंस है, तो मैं एक इसकी मिसाल भी लिख देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ। अली किक्स फुटबॉल। अच्छा जी, इस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई छुपी हुई है, तो जब कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे। इसके अंदर है क्या क्या ग्रामेटिकली स्पीकिंग? तो सबसे पहले एस है, फिर वी है, और फिर ओ है। अब एस वी और ओ से क्या बनता है? ये जब मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी उसका सबसे डे 1 पे जो लेक्चर था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जिन लोगों को जब हमने टेंसेस सीखे थे तो 12 टेंसेस पीछे चले जाएं, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हम फॉलो करते थे एक सेंटेंस में। तो सिमिलरली यही चीजें जो है वो एक सेंटेंस में पाई जाती है। उसकी मिसाल है, हाँ, फुल स्टॉप है और फुल सेंस दे रहा है। अच्छा जी, ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लाइक सेंटेंस दैट गिव
यहाँ पे फुल मीनिंग का ये फुल नहीं देता, बल्कि ये पार्शियल सेंस देता है। पार्शियल सेंस या पार्शियल मीनिंग, यानी कि कंप्लीट नहीं है, पार्ट वाइज दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं सिंपली। ओके जी, ये क्लियर है? वॉइस वाला इशू है। अच्छा, तो अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले ये कि अगर इसमें एसवीओ होता है तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर भी एस वी और ओ होता है। तो अगेन आप पार्ट वाइज सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो एक क्लॉज में लाइक सेंटेंस एसवीओ होता है, इसमें भी एसवीओ होता है, लेकिन क्या होता है कि आपको सेंटेंस फुल सेंस देता है, ये पार्शियल सेंस देता है। अब उसको हम देखते हैं कि वो कैसे। याद रखिएगा कि जिस तरीके से एक सेंटेंस है, हमने 3 वर्ड्स एसवीओ लिखे, फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लॉज ऐसे नहीं होता। क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस एक है, 2 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर हम ऐसे देखें ना तो ये लिखा होगा एसवीओ प्लस एसवीओ, ये 2 क्लॉज मिलके फिर एक सेंटेंस बनाए, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ जी ये क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he did not come therefore the meeting was cancelled। ये अब देखें, जैसे मैंने बोला था एसवीओ प्लस एसवीओ, तो ये एक ओवरऑल पूरा सेंटेंस है जब यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इसके पार्ट वाइज को करते हैं, जैसे इसमें एसवीओ सिंपली किया था तो फुल स्टॉप लगा दिया, इसमें नहीं किया जा सकता। he did not come therefore the meeting was cancelled। अब इसमें एक्चुअली 2 सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें तो उसके 2 पार्ट्स हमने डाल दिए। he did not come, ये फर्स्ट पार्ट है, he did not come, और दूसरा क्या है, therefore the meeting was cancelled। अब ये एसवीओ के मुताबिक पूरा हो रहे हैं, लेकिन अनलाइक सेंटेंस हम फुल स्टॉप लगा के एक ही क्लॉज को फाइनलाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किया क्योंकि दिस इज क्लॉज। और क्लॉज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव पार्शियल सेंस, पार्शियल मीनिंग। अब हम इसको अलहदा और उसको अलहदा पढ़ेंगे तो इट विल गिव पार्शियल मीनिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ता हूँ, therefore the meeting was cancelled, जस्ट इसको पढ़ता हूँ, तो आप कोई भी सुनेगा तो कहेगा यार ये क्या बात है, therefore the meeting was cancelled। पीछे कोई हिडन इंफॉर्मेशन है। पीछे हिडन इंफॉर्मेशन क्या है, he did not come, क्यों आया नहीं, इसलिए मीटिंग कैंसिल होगी। सो इसको अगर हम अलग-अलग पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं आएगी। अगर सेंस आती है तो दैट वुड बी पार्शियल सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो हमें उसकी कंप्लीशन के लिए क्या करना है कि हम पूरे सेंटेंस को इकट्ठा पढ़ेंगे तो तब उसकी कंप्लीशन आएगी। he did not come, सेंस आ रही नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए फुल स्टॉप नहीं है। अगर फुल स्टॉप होता तो हम इसको एक सेंटेंस के तौर पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूटी। तो जब कंटिन्यूटी होगी तो फिर एक सेंटेंस का एक पार्ट बन जाएगा, एक क्लॉज बन जाएगा, लेकिन ओवरऑल सेंटेंस हम इसको नहीं कह सकते। सो स्टूडेंट्स, ये ही डिड नॉट कम चूंकि उसका लिंक है, तो इसलिए जो है therefore the meeting was cancelled। अब हम दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक क्लॉज ये बनता है और एक क्लॉज ये बनता है। अब इन दोनों क्लॉजेस को पढ़ो तो आपको पार्शियल सेंस आती है, पार्शियल मीनिंग्स पता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं। अच्छा, अब ये 2 पार्ट्स हैं, इनमें से एक क्लॉज को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंस, आजाद। मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ, आजाद, इंडिपेंडेंट। ये एक क्लॉज होता है आजाद, और जो दूसरा क्लॉज है इसको हम बोल देते हैं मातहत, डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो ही डिड नॉट कम, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे पता चलता है, जैसे आपने सवाल किया था, ही डिड नॉट कम। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे है कि अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो वो अगर कंप्लीट सेंस देगा तो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा सेंटेंस का पार्ट है कि लेट्स सपोज हम लिखते हैं, इसकी यहां से स्टार्ट करते हैं, therefore the meeting was cancelled, क्या ये इंडिपेंडेंस है? ये बता रहा है कि पीछे से कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लिहाजा दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज।
तो ये दो इसकी मेजर टाइप्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। आगे जाएंगे तो फिर क्लॉज की और भी टाइप्स हैं जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस में और क्लॉज में डिफरेंस। क्लियर है जी? Zoom meeting minimize होगी। अच्छा, कहाँ है बस? बल्कि उनका मोबाइल तो ही लगा स्टूडेंट्स बस जस्ट होल्ड अ मिनट, देखते हैं। हमने कर दिए सब। Recording in progress. हाँ वो आ जाएगा जैसी बात है। हाँ सर प्लीज पूछें उनसे कि आप स्टूडेंट्स अब आ रही है आवाज? ये लिंक भिजवाना है जरा सर। नहीं इसका लिंक कैसे शेयर करें? किसका इसका ठीक है, वो वीडियो स्टॉप की। यस, आपको पैटर्न नहीं है इसमें? हाँ, बाद में। ओके है ना? जी स्टूडेंट्स, अगर क्लियर? नो Yeah. ओके ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें थी जो हमने इनका कंपैरिजन कर दी। अब तीसरी चीज बड़ी आसान है। एक्चुअली ये दोनों चीजें मिक्स अप हो जाती है, इसलिए हमने इसको ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे अंदाज से समझा था। अब चलते हैं तीसरी बात पे, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, क्या इसमें SVO होता है या नहीं? पहली बात तो हमने ये थी, लाइक इसमें SVO था, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है या नहीं? इसमें नहीं होता। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीनों चीजों पे तो ये फ्रेज रहेगा ही। तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दैट गिव फुल मीनिंग्स, दैट गिव पार्शियल मीनिंग्स। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does not give sense at all। कोई सेंस नहीं मिलती, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं he sits like a deaf। he sits, ये मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बल्कि, ये बोल चाल ही नहीं रहा यार। he sits like a deaf। ओके, फुल स्टॉप लगा देता हूं। अब अगर मैं इस पूरे को अंडरलाइन करूंगा तो ये तो बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है जी। अब मैं पूरे को अंडरलाइन नहीं कर रहा, बल्कि मैं पूरे सेंटेंस में से सिलेक्ट कर रहा हूं वर्ड्स और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं लाइक अ डेफ। अब लाइक अ डेफ क्या होगा? ये एक फ्रेज होगा, ओके जी। अब ये कौन सा फ्रेज है, इसकी टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट इमेजिन मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं लाइक अ डेफ, कोई समझ लगती है आपको? ना तो फुल सेंस तो दूर की बात, पार्शियल सेंस भी नहीं आ रही, तो ये मीनिंग नहीं दे रहा। अलबत्ता इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये कि उसका सेंटेंस से हमारा कोई ताल्लुक कायम हम नहीं कर सकते जब तक हम इसके साथ कंप्लीट डिटेल को नहीं पढ़ते। सो इसको हम फ्रेज बोलते हैं। इस फ्रेज में चेक करें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है नहीं, सो इसमें हो सकता है एसवीओ, लेकिन इसमें ये नहीं होता। अच्छा, ये तो था जी इनका फेस वैल्यू में सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज की का जो डिफरेंस है वो। अब हम ये करेंगे कि सेंटेंस को अलहदा तौर पे पढ़ेंगे, क्लॉज को अलहदा तौर पे पढ़ेंगे और फ्रेज को अलहदा तौर पे पढ़ेंगे, और इनकी थर्ड वन रिपीट करनी है। डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे। ओके जी, थर्ड वन को मैं रिपीट कर देता हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव
मेक सेंस एट ऑल। इसमें फुल सेंस है, इसमें पार्शियल सेंस है, इसमें बिल्कुल सेंस है ही। इसकी मिसाल ये दे रहा हूँ, ही सिट्स लाइक अ डेफ। तो लाइक अ डेफ को लेट्स सपोज मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और आपको ये सवाल आएंगे वहां पे भी, क्वेश्चन में भी आपका जब एग्जाम होगा कि जी लाइक अ डेफ क्या है, तो आप बताएंगे जी ना तो ये सेंटेंस है ना ही ये क्लॉज है, बल्कि ये एक फ्रेज है। आप फ्रेज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो अभी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। फिर पूछेंगे फ्रेज है तो वो कौन सा फ्रेज है, इसको हम चल आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो ये चीज है जो आप लोगों को सीखनी है ताकि आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अच्छा, पहले नंबर पे ये जो आप एक जरा इसका साफ सा स्केच ले लें ताकि हम बाद में भी शेयर कर सकें। तो ये चीज जो है हम अभी एक जस्ट फेस वैल्यू के तौर पे हमने तीनों का डिफरेंस पढ़ लिया। तो अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन करके इसकी फर्दर टाइप में जाएंगे। देख लीजिएगा ब्लड स्लर ना हो, पिक्चर आराम से चेक करें। ओके, चलिए जी मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ये हमने व्हाइट बोर्ड की पिक भी ले ली है, आप तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम थोड़ा सा रिवर्स में चलेंगे। अब सबसे पहले हमें फ्रेज को डिस्कस करना है, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स को, उसके बाद क्लॉज उसकी डिफरेंट टाइप्स को, और आखिर में सेंटेंस उसकी डिफरेंट टाइप्स को। सो जी स्टार्ट करते हैं फ्रेज से। फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज फ्रेज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक हो गए। अब हम ये देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी, टाइप्स ऑफ फ्रेज। ओके, आप सब लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और इसी तरीके से कंजंक्शन रिलेशन हमने पढ़ी थी। सो उसी तरह से ये टाइप्स ऑफ फ्रेज भी बनते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेज में नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिवियल फ्रेज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, और उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ये चार इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसके ऊपर हमें हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो सब में कॉमन है कि सारे के सारे फ्रेज हैं। तो फ्रेज का मतलब समझ लीजिए कि ये एस वी ओ इसमें नहीं होगा, जस्ट दो वर्ड्स या दो से ज्यादा, एक वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक वर्ड होगा तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा, ये भी याद रखना। अगर एक वर्ड अंडरलाइन किया है तो दैट विल बी नोन एज वर्ड, वन वर्ड। और वन वर्ड जो भी होता है उसको हम फ्रेज नहीं कहते, क्योंकि फ्रेज इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक सिंगल सेंटेंस वर्ड्स नहीं हो सकता। सो लिहाजा जी ये चीजें एक से ज्यादा हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू ऑल नो कि हम नाउन क्या होता है, हमने ये सिर्फ इतना देखना है कि व्हाट इज दिस नाउन, व्हाट इज दिस एडजेक्टिव, व्हाट इज दिस एडवर्ब, व्हाट इज दिस प्रीपोजिशन। जस्ट आप थोड़ा सा जाएं फ्लैशबैक में और वो लेक्चर्स आप नोट करें, जहन में लेके आए जब हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी थी, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एडजेक्टिव की टाइप्स पढ़ी थी, और आई थिंक 7-8 इसकी टाइप्स पढ़ी थी, एडवर्ब की डेफिनेशन इसकी 4-5 टाइप्स, प्रीपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी। तो अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन की वो डेफिनेशंस आपको याद है, उनकी डिफरेंट टाइप्स याद हैं, जिन लोगों को ये इशू है उनको चाहिए कि इनको पहले सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्ट्रॉन्ग करें, वरना ये इनका पता नहीं चलेगा इनकी टाइप्स ढूंढने का। तो फिर तो अगर ये पता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज अब जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, हम समझते हैं कि हमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन का पता है, तो इनको ढूंढने का तरीका क्या है,
सिंपली जो भी सेंटेंस है उसके जो जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं एक्शन नाउन का कर रहे हैं, क्या ये एक्शन एडजेक्टिव का कर रहे हैं, क्या ये एडवर्ब का कर रहे हैं, या क्या ये प्रेपोजिशन का कर रहे हैं। हमें अपने आप से सवाल करना है। अगर हमें लगे कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं नाउन का, तो हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रेपोजिशन का, तो हम उसको इसी के हवाले से उसका नाम दे देंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उससे ये चीजें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी कि हम इसको किस में लेके जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर हम उसकी प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन करते हैं। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी जो डिटेल्ड है ना हमारी जो इसकी प्रैक्टिसेस है, वो जो मैंने आपको इंग्लिश बुकलेट के नाम से एक बुक शेयर की थी उसके अंदर मौजूद है। इंग्लिश बुकलेट के नाम मेरे हाथों से ये ज़्यादातर इसके पेजेस शेयर हुए हैं। उसको मैंने इंग्लिश बुकलेट के नाम से वो उसका दिया हुआ था, और शुरू में उसके इंडेक्स पेज भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स। तो उसको आप देखें इंडेक्स, तो उसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। उसका एक पूरा जो एक्सरसाइज मौजूद है उसको आपने करना है, लेकिन पहले रॉ हैंडेड नहीं करना, पहले इसको समझ के फिर प्रैक्टिस करना। सो ये स्टार्ट करते हैं। White and red house is for sale. ओके, ये एक सेंटेंस है और आपको एग्जामिनेशन में उन्होंने इसको अंडरलाइन किया, व्हाइट एंड रेड हाउस, ये यहां तक अंडरलाइन कर। आपसे वो सवाल पूछेंगे जी हमें ये बताइए जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। अब जाहिर सी बात है कोई बंदा मुझे इसे क्लॉज कह सकता है, आप में से जो मौजूद है इसे क्लॉज हम कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज के अंदर एस भी होता है, वी भी होता है और ऑब्जेक्ट एस भी हो, खाली एस सी भी हो सकता है, लेकिन अभी इसमें नहीं है। अच्छा, तो अब हमें उन्होंने ये अंडरलाइन किया और 4 ऑप्शंस उन्होंने आपसे पूछे, तो हम इसके बारे में एक और मिसाल लेते हैं। I prefer red woolen coat। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, रेड वुलन। थोड़ा सा हम अपने आप को और एक्सटेंड कर लेते हैं। He was absent on account of his illness। इसमें मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ऑन अकाउंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स अब चले फिर 2 सेंटेंस और मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। अब देखिए व्हाइट एंड रेड हाउस, तो हमने जैसे इसको इमेजिन करना है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या याद ये किसी चीज का नाम है? व्हाइट एंड रेड हाउस किसी चीज का नाम है, अपने से सवाल करते हैं। क्या ये किसी चीज की एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कहते हैं जी खूबी, क्या ये खूबी है? अच्छा, उसके बाद एडवर्ब कहते हैं जो वर्ब की सेंस में ऐड ऑन करे, क्या ये एडवर्ब है? अच्छा, क्या ये प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन इसमें कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं हो सकता। एडवर्ब कहते हैं वर्ब की सेंस में इजाफा करना, वो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा है, और नाउन नहीं लग रहा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखना है ये कि इसको आप ओवरऑल देखें, आपने व्हाइट एंड रेड का नाम सुन के फौरन इसको एडजेक्टिव कर लिया है। आप इसको पूरा पढ़ लें यार। व्हाइट एंड रेड हाउस, क्या ये नाम है, ये क्वालिटी है? बताएं जो मौजूद है, वो बल्कि जो ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं। क्वालिटी नहीं है, दिस इज अ नेम। अगर तो मैं जस्ट व्हाइट एंड रेड को अंडरलाइन करता हूं तो नाउ दिस इज क्वालिटी ऑफ व्हाट? क्वालिटी ऑफ हाउस। अब मैंने उसे अंडरलाइन भाई हाउस को भी शामिल कर लिया है, नाउ दिस इज वन नेम। देखिए ना, घर है रेड एंड व्हाइट हाउस, तो उसको मैं एक एंटिटी के तौर पे ले रहा हूं, एक पूरा एलिमेंट एक है।
अगर मैं रेड एंड व्हाइट जस्ट अंडरलाइन करूंगा नाउ दिस इज एडजेक्टिवल फ्रेज, लेकिन साथ हाउस भी आ गया ना, अब एक चीज का नाम है तो इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे, ठीक है जी। ओके जी, तो ये हम इसको आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। ओके, आई प्रेफर्ड रेड वूलन कोट। बताएं जी आप क्या है रेड वूलन? क्या पक्की बात है कि प्रपोजिशन नहीं हो सकती है, एडवर्बियल नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की सेंस में इजाफा ही नहीं कर रहा, प्रेफर्ड की सेंस में इजाफा तो नहीं कर रहा। एडजेक्टिवियल या नाउन हो सकता है। अब बताइए एडजेक्टिवियल है या नाउन है? रेड भी क्वालिटी है और वूलन भी क्वालिटी है ना। किसकी क्वालिटी है? ये आगे नाउन लिखा हुआ है, लिहाजा रेड वूलन पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब समझ लगी नाउन फ्रेज में फर्क क्या है। अगर मैं कोड को भी ज्यादा अंडरलाइन कर दूं फिर वो वन एलिमेंट बनता, फिर नहीं बनता। नाउ दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। ओके जी, आगे चलते हैं। ही वाज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। जरा बताएं क्या है, सोच के बताएं जरा। कोई बंदा कमेंट भी कर सकता है। जी क्या कह रहे हैं? एडवर्बियल दोबारा चेक करें जरा। ये नीचे तक नजर आ रहा होगा ना? फिफ्थ लाइन। ओके, उसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए 4 तक तो चलते हैं। अच्छा जी, ही वाज एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ, यार ये देखो ऑन क्या है, preposition, ऑफ क्या है, preposition, तो एक भी प्रपोजिशन तो ज्यादा हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ एक प्रपोजिशन है, जैसे हम इन एडिशन को लिखते हैं, जैसे हम इन कॉन्सोनेंट्स को लिखते हैं। आउट ऑफ भी एक प्रपोजिशन है। तो इस तरह से जो भी प्रपोजिशन हो जो एक नाम की होगी तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगी, याद रखिएगा। preposition एक भी आ जाए तो preposition, लेकिन प्रपोजिशन अकेली आती, ऑफ आता है, तो फिर हम इसको फ्रेज तो नहीं कह सकते। फ्रेज की एक बेसिक सी शर्त है, वो क्या है? group of words, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कम से कम 2 हों, ठीक है जी, उसके अंदर प्रपोजिशन तो आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि यार एक इंसान कहलवाने के लिए आपके पास 2 आंखें और 2 कान और मुंह होना चाहिए। फिर उसकी अगली बात है कि आप एशियन है, यूरेशियन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन, वो एक अगली बात है। इसी तरह फ्रेज के हवाले से कम उसके 2 वर्ड्स होने जरूरी है, फिर आगे देखना है वो है क्या। तो अब अगर लेट्स सपोज ऑन अकाउंट ऑफ आ गया है तो ये भी प्रपोजिशन है, ये भी, इससे अंदाजा हो जाता है नाउ दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। अगर यहाँ पे आप ये लिख देते हैं, जस्ट इमेजिन, सुनिए जरा, द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये अब मैं लिख नहीं रहा, चलो वैसे ही, द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, और मैं अंडरलाइन करता हूँ आउट ऑफ को, तो ये क्या होगा? प्रपोजिशनल फ्रेज। अगर out of order, आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट तो नहीं ना, फिर फ्रेज ही उसमें सेंस में नहीं आएगा प्रपोजिशन फ्रेज भी, लेकिन आउट ऑफ को ही करना है ना। एक देखिए ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिर एक काम कर रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर को करेंगे तो एक काम नहीं कर रहा होगा ना, ठीक है। सो इसलिए एक काम भी इसको स्पेसिफाई करना चाहिए ना, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे जी? दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज। He was looking incredibly awesome. Incredibly awesome क्या है? बहुत तेजी है यार ये तो। Adverb कैसे? awesome तो खसूसियत है, हाँ, adjective है, looking तो incredibly भी तो एक खसूसियत ही है ना। तो ये दोनों चीजों को इकट्ठा करके यहाँ आप क्या लिखेंगे हम? एडजेक्टिव फ्रेज। खूबी है ना, तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा जी, आखिरी वाला जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फिफ्थ वाले को यहाँ। The crow flew
here and there, full stop, ठीक है जी। इसमें जो here and there है ये क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा गौर कीजिए। सबसे पहले आपने पूछा यार ये नाउन तो नहीं है किसी भी मीनिंग का, फिर क्वालिटी तो नहीं है, फिर एडवर्ब, एडवर्ब देखिए ना, एडवर्ब समझ उसी को है कि जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर दिया है। एडवर्ब की कंप्लीट सेंस, एडवर्ब की जो जितनी टाइप्स हैं वो भी, ये भी एडवर्ब हो सकता है, प्लेस भी एडवर्ब हो सकती है, मैनर भी एडवर्ब हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी एडवर्ब हो सकती है। तो इस तरह वाले जो सारी चीजें एडवर्ब और टाइम हो सकता है, तो वो मैनर हो सकता है, तो वो सारी टाइप्स जब आप पढ़ लेते हैं तो तब आप एडवर्ब के ऊपर ग्रिप कर चुके होते हैं। यार एडवर्ब बेसिकली एक छोटी सी चीज नहीं जो हम बचपन में पढ़ते थे कि यार बस एल वाई साथ लगाओ तो एडवर्ब हो, डिटेल्ड आइटम है, तो उस हवाले से वो वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हेल्प करती है। सो द ग्रो फ्लू हियर एंड देयर, ये आप नाम तो नहीं है ना यार, ये दिस इज कंफर्म नाम नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन हो सकती है, पूछ रहा हूँ आपसे, प्रेपोजिशन हो सकती है, देखो ना इसमें कोई प्रेपोजिशन है? कोई भी नहीं है ना, प्रेपोजिशन इन टू, इन, ऑन टू, इन टू, विद होता है। अच्छा जी, तो एडजेक्टिव कहते हैं खूबी को, खूबी भी कोई नहीं है, ये एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है जी। तो ये जो है ना यहाँ पे है एडवर्बियल फ्रेज। तो कहने का मकसद ये है कि भाई क्यों एडवर्बियल फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्ब, वर्ब क्या था? फ्लू, उड़ना। तो एडवर्ब की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो आपके वर्ब में ऐड ऑन करे, तो फ्लू उड़ा, कहाँ उड़ा? हियर एंड देयर, इधर उधर उड़ा। ये एक्चुअली एडवर्ब, अगर आप टाइप्स में जाओगे ना तो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस किस जगह गया, ठीक है जी। सो ये हियर एंड देयर जो एडवर्बियल फ्रेज कहता है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं एक और, चलो jury's decision is in consonance with law। ज्यूरी का जो डिसीजन है इन कॉन्सोनेंस विद लॉ, तो इन कॉन्सोनेंस विद क्या होगा? नाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्बियल नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्रेज और उसकी डिफरेंट टाइप्स। पहले जो सबसे पहला हमने स्केच किया था, सबसे पहला जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने ड्रॉ की थी, दैट वाज ऑल अबाउट जो हम तीन चीजें पढ़ना चाह रहे थे उनका हमने कंपैरिजन सेट किया। अब उसमें से हमने एक चीज उठा ली है फ्रेज, और उसको हमने कंप्लीटली यहाँ डिस्कस कर लिया। इसकी प्रैक्टिसेस में आपको उस बुकलेट के अंदर मौजूद है, आपने खुद सॉल्व करनी है, उसके बाद आंसर्स भी दिए हुए हैं, फिर उसके बाद करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करना है कि ये क्यों ऐसा है और ये क्यों ऐसा है। मैं, मेरे ख्याल में ये था और जवाब पीछे ये दिया, तो क्या वजह, उस वजह को ढूंढना है। उसके लिए आसान तरीका बताता हूँ, वजह को ढूंढने का, जो आपको कंफ्यूजन होगी, जो आपकी चीजें गलत हो जाएंगी, उनका आसान तरीका है। आप लेट्स सपोज 25, वो एक एक्सरसाइज है 25 सेंटेंसेस, आपने अपने साथ सारे निशानात लगा दी थी, ये नाउन फ्रेज बनता है, ये एडवर्ब बनता है, ये फलाना बनता है, ढमकाना, आपने सारा कुछ किया, आपने पीछे से टैली किया और कुछ आपके ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे, फिर आपने एनालिसिस डेवलप करना है, आपने आंसर्स में से देखना है कि नाउन फ्रेज कौन कौन से। आप नाउन फ्रेज को देखते हैं तो लेट्स सपोज जस्ट इमेजिन कि अगर 25 सेंटेंसेस में आपको लगता है कि 7 नाउन फ्रेज आ गए, सिर्फ और सिर्फ नाउन फ्रेज को देखो और अपने आप को सवाल करो कि ये नाउन फ्रेज क्यों है, फिर आपको वो जवाब मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो ये वाला व्हाइट एंड रेड खाली लिखा हो क्या होता है और हाउस के लिखा हो तो क्या होता है, ठीक है जी। फिर आपको अंदाजा होगा अच्छा नाउन ये इसलिए बन रहा है, फिर आपने सिर्फ वही देखने हैं जो कि आपके एडवर्बियल फ्रेज, फिर आपको अंदाजा होगा ये एडवर्बियल क्यों बन रहे हैं, फिर एडजेक्टिवियल सारे देखें, फिर प्रीपोजिशनल सारे देखें, तो अल्टीमेटली आपकी जो ग्रिप बहुत बेहतर हो सकती है। और जहाँ तक प्रैक्टिस का सवाल है और या जहाँ तक मटेरियल का सवाल है, तो वो तो भाई नेवर एंडिंग स्टोरी, इतना मटेरियल इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, जस्ट आपने ये चीज़ अपनी डेवलप करनी है। जो मैं आपको ऑलरेडी बुकलेट शेयर कर चुका हूँ, उसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद दुनिया सितारों से आगे जो है वो जहाँ और भी हैं, आप जहाँ से मर्जी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप बेहतर हो सके। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 2 पे, दैट इज अबाउट क्लॉज, और उसके बाद हम आखिर में जाएंगे सेंटेंसेस के बाद।
ये इसका जरा वो काइंडली पिक्चर ले लीजिए। इधर से आ जाइए। हाँ आराम से ले ज्यूरी वाला कौन सा है, एक दफा रिपीट करते हैं सेंटेंस। Okay. Jury's decision is in consonance with law. In consonance with का मतलब होता है के मुताबिक। प्रीपोजिशन। हाँ ये preposition मैंने लिखा नहीं, इसका आंसर खुद ही नहीं लिखा। हाँ चलें ठीक है, ये तो यार वैसे कॉमन सी बात ही नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। PP stands for prepositional phrase। ओके जी, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is about clause। और क्लॉज क्या होता है ये हमने सबसे पहले वाले उसमें क्लियर कर लिया था कि क्लॉज जो है कि वो है हमारा बेसिकली, इसकी इंट्रो की बात करें तो SVO तो इसमें होता है, लेकिन साथ ही क्या देता है, फुल सेंस देता है नहीं, पार्शियल सेंस देता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहे होता है, इसके बावजूद पार्शियल सेंस देता है। अब इसकी दो मेजर टाइप्स पहले हम करते हैं, फिर हमें आइडिया होगा, फिर उसके बाद इसकी दो और टाइप्स करेंगे इंशाल्लाह। 3-4 और टाइप्स हैं, पहले हम उसकी फर्दर टाइप तो सबसे पहले आगे हमारा अब हम जाते हैं इसकी टाइप्स के पास। तो टाइप्स हैं जी, इधर लिखता हूं। नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा है जी डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज की आगे भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन मैं ओवरऑल इसको बीच में ले रहा हूं। ठीक है, तो नंबर 3 पे आपको जो वो है आपका एडवर्बियल क्लॉज। इसी तरीके से नाउन क्लॉज, और इसी तरीके से नंबर 5 पे एडजेक्टिवल क्लॉज। ये क्लॉज की मेजर टाइप्स मैंने यहाँ पे नोट कर दी। अच्छा, अब हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। पहले इन दोनों को समझ लें, फिर इन तीनों को भी समझ लेते हैं। ये एक्चुअली डिपेंडेंट ही की टाइप्स। चलो हम पहले मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ। The rain will come because evaporation rate is very high. ओके, इस सेंटेंस में देखें तो अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो उसके दो पार्ट्स निकलते हैं। क्या? द रेन विल कम एक पार्ट हो गया, बिकॉज evaporation rate is very high, ये दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब देखें ना भाई, इसकी सिंपल सी बात ये है कि भाई जब आप एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद यानी एक क्लॉज को पढ़ने के बाद फुल स्टॉप लगा दें और वो प्रॉपर सेंटेंस की शेप बन जाए, तो आप उस हिस्से को कहेंगे दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिसको आप अलहदा लिखें और चाहे फुल स्टॉप लगा दें लेकिन सेंस फिर भी ना दे, तो आप कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ चीज छुपी हुई है, पीछे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो होगी तो हम आगे चलेंगे। सो द रेन विल कम, अब जस्ट इमेजिन इसके अंदर हम फुल स्टॉप लगा दें तो क्या ये पूरा सेंस देगा या नहीं देगा? अभी तो दो हिस्से है ना, जस्ट इमेजिन कि हमने फुल स्टॉप लगाते इसको लहरा लिख देते हैं तो सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा? लिहाजा फिर ये क्या बन जाएगा, ये पार्ट जो है
इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक हो गया जी, ये पार्ट बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी जो अगला पार्ट है, बिकॉज इवेपोरेशन रेट इज वेरी हाई, ये क्या है, इसमें है हम डिपेंड कर रहे हैं कि भाई किसी चीज के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो पूरे का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। अच्छा, ये डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, मातहत क्लॉज। ये भी किसी पर डिपेंड करता है ना, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सब ऑर्डिनेट। तो ये है हमारा कि जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को या डिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं तो उसकी ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया। अब आ जाते हैं जी एडवर्बियल क्लॉज को, नाउन क्लॉज को और एडजेक्टिव क्लॉज को देखते हैं। यार फिर अगेन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से हेल्प करेंगे। अगर तो ऐसा क्लॉज हो जो काम कर रहा हो एडवर्ब का, तो हम उसके एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। ऐसा क्लॉज हो जो काम कर रहा है नाउन का, तो हम उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। ऐसा क्लॉज जो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो हम उसे एडजेक्टिवल क्लॉज कहेंगे। लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि जो फ्रेज था ना, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे जो मीनिंग्स नहीं देते थे, और इसमें क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर एस भी होता है, वी भी होता है, ओ एस भी यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एंड इट गिव्स पार्शियल मीनिंग्स। अनलाइक फ्रेज, फ्रेज में तो आपको मीनिंग्स बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको पार्शियल मीनिंग्स अवेलेबल होंगे और साथ आपके पास एस भी ओ भी होगा। तो अब आपने ये एक लंबा सी लाइन लगेगी, उसमें फिर आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये वाला पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है। जस्ट इमेजिन मैं एक लिखता हूँ, मैं भी आपको एग्जांपल्स कराता हूँ, उससे भी ज़्यादा वेरी इंशाल्लाह। ज़्यादा ही डाली है। और चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, ये भी एग्जांपल चलिए एक और हम लिख लेते हैं। ये तो हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अभी एग्जांपल लिखते हैं यहाँ। I like the boy who gets distinction. दुनिया तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखते हुए या किसी भी तरह से कहें तो दुनिया तो है ही फॉरवर्ड, डिस्टिंक्शन जो लेते हैं हम लोगों की है। सो मैंने उससे वाले से कहा, आई लाइक द बॉय हु गेट्स डिस्टिंक्शन। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, पहले तो हम पार्ट्स कर लेते हैं ना जी। आई लाइक द बॉय, ये क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, हु गेट्स डिस्टिंक्शन, डिपेंडेंट। तो मैंने कहा था ये जो टाइप्स हैं बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज। अब हमने देखना है कि यार ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्या एडवर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ मैंने इसमें क्या कहा, एडवर्ब की सेंस दी है, नाउन की है, एडजेक्टिव। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आई लाइक द बॉय, इसको छोड़ दे, हु गेट्स डिस्टिंक्शन। यार ये मैंने तारीफ नहीं की किसी की, एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट। सिंपल इज दिस, क्यों कि भाई जो पीछे बॉय है, नाउन है, उसकी मैंने आगे एक तारीफ कर दी, और तारीफ ऐसी है कि ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज होता है एक दो वर्ड्स में, एक दो वर्ड्स में तारीफ करना, और एक दो वर्ड्स भी ऐसे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन ये क्लॉज है, क्लॉज की बेसिक सी है कि एसवीओ होना चाहिए। इसके अंदर एसवीओ है, सब्जेक्ट की जगह हमने हु लिखा हुआ है, इट मींस सब्जेक्ट इज देयर, हम इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने हु लिख दिया, ठीक है। सो हु गेट्स डिस्टिंक्शन, तो ये वाला जो क्लॉज है ये आपका क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिवल क्लॉज, क्योंकि ये सेंस दे रहा है एडजेक्टिव की। तो जिस तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज होता था उसी तरह से एडजेक्टिवल क्लॉज भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है, फ्रेज होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स,
लेकिन उसके अंदर एसवीओ नहीं होता। और क्लॉज क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसके अंदर एसवीओ होता है और साथ ये पार्शियल मीनिंग देता है, फ्रेज को मीनिंग ही देता है। ये सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बताई थी उसमें। चलिए आगे चलते हैं। It will not affect government whether you protest or not। कहते हैं ना जी महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, तो उस हवाले से मैंने ये बात लिखी है। इट विल नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट। एक बात वैसे एडिशनली याद रखिएगा यार कि जब भी हम कभी किसी जगह बैठते हैं अपने रिलेटिव के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम एक स्कॉलर नजर आए या कुछ ऐसी बात हम करें डिफरेंस डिस्टिंक्शन, जैसे मैंने बोला डिस्टिंक्शन गेट करने के लिए या कुछ हम अपना नॉलेज बताने के लिए हम हमेशा गवर्नमेंट की कोई 10-15 बुराइयां गिनवा देते हैं। अगर हम प्रो गवर्नमेंट हो तो 10-15 अच्छाइयां गिनवा देते हैं। बट रिमेंबर यार, ये एक यूनिवर्सल बात है कि गवर्नमेंट की आप बुराइयां करेंगे तो भी कुछ नहीं हासिल होना, गवर्नमेंट की आप अच्छाइयां करेंगे तो भी कुछ हासिल नहीं होना। आपको जो हासिल होना है ना, वो आपको सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी सर जी। यू हैव टू बी सेल्फिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सेल्फिश। याद रखिए, मैंने पेट्रियटिज्म का वर्ड नहीं डाला। क्यों? जब आप सेल्फिश बनोगे आप खुद अच्छे बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओगे। जब आप खुद बन जाओगे तो अल्टीमेटली फिर आप कलेक्टिव अप्रोच बनाओगे। तो अभी तक वी आर नोबडी नाउ दिस टाइम। तो अभी तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करना नहीं सीखा। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि क्या ठीक है क्या राइट है। तो सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखें, सेल्फिश बन जाएं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस करें। आप क्या राइट नो क्या है, आज से 2 साल के बाद पीएमएलएन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की मैनिफेस्टो ने आपको नहीं बचाना। इट वुड बी योर ओन प्लान कि आप क्या हैं इस वक्त और क्या प्लानिंग है। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यार 3 साल बाद आप कहां पहुंचे। आई एम सर्विंग एज अ बीएमएस ऑफिसर, लेकिन चलो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट्स लेकर आता हूं, वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। सो आप 3 साल बाद कहां खड़े होंगे, दिस इज योर ओन प्लान। जस्ट हर जगह बैठ के एक ही बात करोगे तो यार यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर थिंकिंग पैटर्न। तो ऐसा नहीं करना। आप अपने से विगरसली देखेंगे यार ये क्या लाएंगे और मैंने कैसे चला। यार पेट्रोल बढ़ना ही बढ़ना है। साल बाद उसने कभी आपने देखा कि पेट्रोल नीचे आया हो, वंस इन अ ब्लू मून बढ़ना है, डॉलर का रेट बढ़ना है, महंगाई बढ़नी, इट्स नेचुरल प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस जैसे होता है ना, एजिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बच्चा है, बड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जवान होगा, उसके बाद ब्लैक बाल है, ऐसे तो वाइट आ जाएंगे, फिर ग्रे हो जाएगा, खत्म। तो दिस इज एजिंग प्रोसेस सर, इसी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला का। अगर आज डॉलर का रेट इतना ज्यादा है तो आप देखें ना, जो वेजेस हैं पर डे वो भी दिखनी चाहिए। सो नेवर थिंक अबाउट द सिचुएशन, ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप 2 साल बाद कहां खड़े हो। गवर्नमेंट को नहीं फोकस, इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है कि इट विल नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट। चलती रहेगी ना भाई, वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट। अब इसमें करते क्या है, हम इसको वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट इसको अंडरलाइन कर देते हैं जी। अब सबसे पहला सवाल ये, जो मौजूद लोग हैं वो भी बताएंगे, जो नहीं मौजूद वो भी बताएंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। पहले तो ये सोच लीजिए, डिपेंडेंट। शाबाश, ठीक। क्योंकि ये देखें इट विल नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो तो इसको हम एक सेपरेट सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रहा है पीछे वाली इंफॉर्मेशन पे, लेकिन है क्लॉज, फ्रेज नहीं है। क्लॉज क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसवीओ है। ओके जी। सो वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट, नाउ वी सी कि क्या ये एडवर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है। तारीफ है किसी की ये? वही इशू हो गया जब तेरी वो का मीटिंग हो रही। दोबारा वो मिनिमाइज हो गया क्या कि आई थिंक मुझे कॉल आती है ना, फिर वो लोग करते हैं। सो जरा बुला ले फिर सर को। हाँ यार, वो इनका अपना नेट खराब हुआ है तो वही मैंने दिया हुआ है कॉल। हाँ वो नहीं, मैं कॉल खत्म कर दी हमने बस।
चलें जी बस मैंने इनको जवाब दे दूंगी यार, इन्होंने मेरी जान में छोड़ दी। यार आप एक काला ही है कुछ? हाँ हाँ इसलिए चलिए। हाँ 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 नो प्रॉब्लम, इसको यार एक नंबर याद डायल कीजिएगा सर, 0301 8170 990। अच्छा आपने किए आपने कर दिया, चलो ठीक है, इससे कर ये 1 2 किधर है 1 नहीं आ रहा बल्कि बन जाए। जी हाँ जी जी वालेकुम सलाम, आप तो शहजाद बोल रहे हैं जी। अब मैं थोड़ा दूर हूँ जी, कतवा चौक के नजदीक। सर सॉरी, मैं ना बस जरा थोड़ा दूर है, कतवा चौक के नजदीक आ रहे। थैंक यू। अगला खैरियत से हुक्म करो ना। अच्छा अच्छा सर मालूम, मैं ना बस ईशा में पढ़ी करके पढ़ने। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डियर। हाँ जी, मैं दूर हूँ दोबारा। जी जी सर स्टार्ट करें ओके जी स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा डिले आ गया था, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। होपफुली मेरी आवाज़ अब तक आ रही होगी क्लियर। तो बता दें जी, कोई मुझे बता दें कि आवाज़ मेरी क्लियर है लोगों तक, सब तक, ताकि फिर आगे मूव ऑन किया जा सके। ओके जी स्टूडेंट्स ओके क्लियर। चलो जी, अभी हम दूसरी वाली टाइप्स में ये एग्जांपल में गए हुए थे। इट विल नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट। अब मैंने वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट को अंडरलाइन किया और आपसे पूछा यार ये 5 ऑप्शन है, बता दो ऑप्शन क्या है। तो अब हमने सोचना है कि यार ये एक्चुअली थर्ड नीचे वाला ऑप्शन है, ये तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में तो हमने अंदाजा लगाया कि दिस इज डिपेंडेंट। लेकिन क्या ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ओवरऑल पूरे क्लॉज को देखना है, क्या ये नाउन का काम कर रहा है, क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जी सर जी जी सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो सारे नहीं होते, ये जो पक्की बात है, हर एक सेंटेंस में से एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा, लेकिन डिपेंडेंट में से फर्दर वो एडवर्बियल होगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ये हमें देखना होगा। ठीक है, वो तो कंफर्म है। सो लिहाजा एक बात तो हमने देखी नाउ दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, बट क्या ये 3 ऑप्शन है, इनके बारे में बताएं। ये एडवर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नहीं, एडवर्बियल तब होगा जब वर्ब की सेंस में ऐड ऑन करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाए तो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की सेंस में ऐड ऑन करे। तो ये वर्ड क्या है, अफेक्ट, अफेक्ट की सेंस में ऐड ऑन कर रहा है नहीं, सेपरेट चीज है। ओके अच्छा, ये वर्ड अफेक्ट होता है या इफेक्ट होता है? ये ई से भी तो मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता है? गलत, ये नहीं लिख सकता, यही लिखूंगा। ये वर्ब होता है, ये जो फैक्ट है ना ये वर्ब होता है, और ये इफेक्ट क्या होता है, नाउन। ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आप पढ़ते हैं, अलबत्ता ये अफेक्ट ही मैंने ठीक लिखा है, नहीं हो। इट विल नॉट अफेक्ट गवर्नमेंट वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट। अच्छा जी, ये एडवर्बियल नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास रह गए। एडजेक्टिव लगता है आपको, खूबी है किसी की नहीं है। दिस इज नाउन, नाउन समथिंग इज दैट व्हिच इज नेम ऑफ समथिंग। अब जरा अंदाजा करो, वेदर यू प्रोटेस्ट और नॉट, इसको मैं नाउन कहूंगा करूंगा ना, तो हम लिखेंगे प्रोटेस्ट और नॉट प्रोटेस्ट, ये एक चीज का नेम आ जाएगा, प्रोटेस्टिंग और नॉट प्रोटेस्टिंग।
एक नेम आ जाएगा तो हम इसलिए इसको नाउन क्लॉज कहेंगे, ठीक है। सो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, दिस इज नाउन क्लॉज। तो इस तरीके से आपने भी अपने जहन को दौड़ाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो जो मेरी बुकलेट है उसके अंदर भी प्रैक्टिस मौजूद है, और उसके अलावा दुनिया जहान में प्रैक्टिस मौजूद है, करने वाले बने टाइम निकालना, एनालिसिस डेवलप करेंगे क्यों ऐसा है। जिस दिन इस बात का जवाब आ जाएगा, अल्टीमेटली दुनिया जहान का कोई भी सेंटेंस आएगा आपके लिए परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगर चलते हैं एक तीसरी टाइप की, मैं जगह कम थी मैंने इधर ही लिख ली, ही कॉट द बॉल व्हाइल हैविंग द लंच, ठीक है जी। तो हम इसको करते हैं ये व्हाइल हैविंग द लंच, ये मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले बता चुका हूँ कि दिस इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एडवर्बियल है, नाउन है, एडजेक्टिव है, ये बताएं। सोचें और उसके बाद नाउन ये नहीं है, खूबी किसी की ये नहीं है, ये लग रहा है ऐसा ही है जैसे कि इसकी ही वाले की खूबी है व्हाइल हैविंग द लंच। यार ये हमें लग रहा है कि उसने वो व्हाइल हैविंग द लंच उसको बॉल को कैच किया, हम कहते हैं यार कितना वो उसकी एडजेक्टिव, लेकिन रिटर्न में देखें ना आप वो रोल क्या प्ले कर रहा है, हमें वो देखते हैं। रोल ये एडवर्बियल क्लॉज का कर रहा है, क्यों? इसका सारा ये जो क्लॉज है ना, इस पूरे का रिलेशन इस कॉट के साथ है। उसने बॉल को पकड़ा है, कब पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, कहाँ पकड़ा है, ये सारे एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे पकड़ा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब पकड़ा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पकड़ा है, ये सारी की सारी चीजें वही बात। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, कितनी दफा पकड़ा है, ये सारी वही बातें जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली ये बातें भी आपको समझ में आ सकती है। आपका जो स्पेक्ट्रम है ना चीजों को सोचना कि ये एडवर्बियल कैसे है, नाउन को थोड़ा बढ़ जाता है, उसको थोड़ा पहले उसको समझें, फिर इंशाल्लाह ये भी समझ लग जाएगी। एंड हाउ दिस इज क्या होगा जी, फिर ये एडवर्बियल। अब देखो कैच से इसका रास्ता है, कैच चूंकि वर्ब है और वर्ब भी ऐसा है कि जिसने आगे पूरे क्लॉज के साथ लिंक कर दिया। सो जी ये हो गए हमारे क्लॉज की डिफरेंट टाइप्स। अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारी एक चीज रह गई है, दैट इज सेंटेंस। तो हम उसके बारे में चलते हैं। हाँ प्लीज ले लीजिए। सेंटेंस जो है वो जो है ना जी वो सेंटेंस हमारा जो है वो उसकी टाइप्स रिलेटिवली इजी है, इनसे होपफुली इंशाल्लाह आपको आराम से समझ लग जाएगी। लेकिन थोड़ा पीछे से हमें आना पड़ेगा। ले ली पिक्चर, पिक्चर ले ली, ओके चलते जी आगे। ओके जी, अब हम चलते हैं जी सेंटेंस के हवाले से। ये सेंटेंस क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो, ये क्या होता है हमें पता है, इसके अंदर क्या होता है जी, एसपीओ होता है ना, और उसके साथ ये एफएम भी है। एफएम से बात क्या है, फुल मीनिंग्स देता है, कंप्लीट सेंस, फुल मीनिंग्स देता है। ओके, नंबर 2 आया था इसकी टाइप्स के हवाले से। अच्छा आपको जब मैंने नरेशन वाला लेक्चर पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर इसकी टाइप्स थी मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली, लाइक ये डिस्क्रिप्टिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये ऑब्जेक्टिव है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सारी थी मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आज हम टाइप्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंस की क्या टाइप्स। सो सेंटेंस की जो सबसे पहली टाइप है दैट इज सिंपल सेंटेंस। थोड़ा सा हम जरा चार्ट में हाइलाइट करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में हमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस फुल स्टॉप। जाहिर बात है होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस फुल स्टॉप वो फिर सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे इसकी मिसाल लेते हैं, he is a student,
ये एक और है, अब हमने फुल स्टॉप लगाया तो ये क्या बन गया जी, सेंटेंस बन गया ना, ठीक हो गया जी, ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है, वो वेरी इजी। उसके बाद नंबर 2 पे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, और कॉम्बिनेशन कितना, जस्ट ये 5 मिनट। कंपाउंड मींस के दो सेंटेंस है, ये दो से ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। अच्छा जी, दो सेंटेंसेस होंगे तो वो फिर मिलके एक सेंटेंस बनाता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जब दो सेंटेंसेस मिलेंगे तो हम जैसे ऑलरेडी क्लॉज की बात कर चुके हैं, तो फिर वो दो सेंटेंसेस मिलके सेंटेंसेस तो नहीं कहलाते ना, दो सेंटेंसेस मिलके एक सेंटेंस कहलाता है, लेकिन जो दो सेंटेंसेस के पार्टीशन होगी उसको हम क्लॉज कहते हैं। एक क्लॉज जमा दूसरा क्लॉज तो फिर एक सेंटेंस बनता है। सिमिलर केस इज देयर, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जी तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आए और एक डिपेंडेंट है, ये जरूरी नहीं होता। बाज का दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मुताबिक ला सके, ठीक है। सो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो हम उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, he will win or he will perish। perish का मतलब क्या होता है, तो वो बर्बाद हो जाए। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि है वो इमरान खान का 1987 का जो वर्ल्ड कप था ना पाकिस्तान में हुआ था, सेमीफाइनल का उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ था। थोड़ी सी बात बताऊँ, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उस वक्त एक टी शर्ट पहनी थी, बहुत प्लेयर थे, तो टॉस किया, काफ़ी जो साथ ही हमारे ग्राउंड में टॉस किया और उसके बाद मैच खेले तो मैच हार गए। तो उसकी शर्ट के ऊपर एक टाइगर बना हुआ था, इमरान खान की शर्ट। ये 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो टाइगर यानी हार गया, ठीक है। उसके बाद वो 1992 के सेमीफाइनल में फिर अगेन पाकिस्तान पहुंचे, जो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये थी, यानी और भी बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर वाज दिस कि जी इमरान खान को सेमीफाइनल में टॉस होता है और न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो इमरान खान को कमेंटेटर कहता है कि ये आपने शर्ट वही पहनी जो 1987 में पहनी थी, उस वक्त भी सेमीफाइनल हारे थे और आज फिर आपने वही शर्ट पहन ली है, तो लगता है कि सब बिरा ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इमरान खान अच्छा जवाब ना देते तो आधा मैच हम वहीं हार गए थे ना। इन्होंने जवाब दिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा देखें ये टाइगर वाली शर्ट मैंने उस वक्त भी पहनी थी 1987 में, बट आज भी पहनी है। इसमें उसमें फर्क क्या है, उस वक्त ये टाइगर फ्रेश था 1987 में और उसके बाद इंजर्ड हो चुका है 1987। अब इंजर्ड टाइगर है एंड इट हैज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू अटैक। इसे पता मैंने मर जाना है, लेकिन अटैक भूल रहा हूँ मैं। उसके बाद आधा मैच पाकिस्तान जीत गया था वहीं पे, फिर आप लोग को पता है हम जीते भी। सो कहने का मकसद ये है कि he will win or he will perish। अच्छा जी, अब देखें ये एक है he will win क्लॉज है ना, क्लॉज, और he will perish है ना क्लॉज। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं या एक डिपेंडेंट है, बताओ मुझे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट। दोनों ही इंडिपेंडेंट। तो हमने यही तो कहा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर होंगे तो दैट विल बी नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, ये अब कंपाउंड सेंटेंस एक एडिशनल बात आपको सीखनी है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना वो आपस में मिलते कैसे। देखो ये एक क्लॉज था, ये एक क्लॉज था, ये दोनों किससे मिले हैं, और से। और क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ। और क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन सिंपल है, ये है कंजंक्शन। सो कंजंक्शन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैं फिर अगेन ये जो आज का लेक्चर ये बहुत सा डिपेंड कर रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर से रिलेवेंट है। तो उसमें कंजंक्शन डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी कि यार ये जो है ना ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो अल्टीमेटली उनके हवाले से भी आपको आना चाहिए। जब
भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो हमेशा मिलेंगे, इसको मैं लिख देता हूं आगे, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कंजंक्शन, लेकिन टाइप क्या होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब हमें ये भी पता होगा यार कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है। चलो मैं उस वक्त सिखाया था लेकिन अभी थोड़ा था, आपको मैं दोबारा बताता हूँ। ये है फैन वॉइस, ये फॉर्मूला है बेसिकली। कोई दो सेंटेंसेस अगर फैन वॉइस से मिले तो आप कहते हैं these are sorry this is compound sentence, और जो कंजंक्शन को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। अभी फिलहाल लिख लें, गूगल टाइप कर लीजिएगा, बात चल जाएगा। इन सब को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। सिंपली बहुत ही आसान बात है कि जब दो क्लॉजेस इससे मिले ना तो समझो कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कोई अगर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है तो फैन बॉय से मिल ही नहीं सकता। फैन बॉय से मिलता ही वो है जो दोनों इंडिपेंडेंट हो। ओके, आगे चलते हैं नंबर 3 और वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें वन क्लॉज में टू क्लॉज, इसमें भी टू क्लॉज होते हैं, लेकिन टू क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं? एक इंडिपेंडेंट और दूसरा बस इतना ही फर्क है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। Judiciary is very careful as far as case of Kulbhushan Jadhav is concerned। एक सेंटेंस है जी, इसके आप देखो दो पार्ट्स हैं। जुडिशरी इज वेरी केयरफुल एक पार्ट, जिसको मैं राइट हैंड लिंक कर लेता हूँ, ये नजर नहीं आ रहा सही से करते। ओके, दूसरा पार्ट है एज फॉर एज केस ऑफ कुलभूषण यादव इज कंसर्न। तो ये एज फॉर एज क्या हुआ? ये कंजंक्शन है। जैसे हमने फैन वॉइस कंजंक्शन पढ़ी तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, इसी तरह एज फॉर एज है, देयरफॉर है, व्हाइल है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इनको हम बोलते हैं, इस तरह की कंजंक्शन को क्या बोलते हैं जी? मैं लिख देता हूं यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा जी, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो इसमें जो है इसको अगर ऐसा सेंटेंस हो इसके अंदर दो क्लॉज हों लेकिन वो मिले हों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिले हों, जैसा कि ये है, तो हम उसको सिंपली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी फैन वॉइस की कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, लास्ट इसकी टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये लास्ट इसकी एग्जांपल है जी, इसके बाद हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, उसकी आप तैयारी से अच्छे तरीके से करनी है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है जी, उसका जैसे देखो इसमें वन क्लॉज था, इसमें दो क्लॉज थे लेकिन दोनों डिपेंडेंट थे, इसमें भी दो क्लॉज थे, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब इसमें क्या है? इसमें थ्री क्लॉजेस शामिल होंगे। अब होंगे कौन कौन से उदाहरण? इंडिपेंडेंट क्लॉज, सी का मतलब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सर एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग ऑफ है, रिपीट कीजिएगा सबके पास ऑफ है। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पूछ लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग सबके पास ऑफ है या सिर्फ एक के पास ही आ रही है। ये रिकॉर्डिंग कह रहे हैं ये सभी के पास ऑफ है, ये जस्ट वन के पास है। अपना पेज रिफ्रेश वगैरह कर लें
आई होप सो आप ज्वाइन कर लेंगे। बकाया लोगों को नजर आ रहा है तकरीबन मैं आपको ये आखिरी है इसकी ये Recording in ताकि progress. जी ओके ऐसी जगह तो नहीं है। जी कोई कमेंट कर दे अगर आपको स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर है तो आप कमेंट करें ताकि हम आगे मूव कर सकें। यस ओके जी फाइन। सो जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अभी चौथी टाइप हमारी इसके अंदर 3 क्लॉजेस होते हैं याद रखिएगा और तीनों क्लॉजेस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके सो अब 3 क्लॉजेस में होता क्या है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज लेकिन इसमें मैंने कहा 3 क्लॉज होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने होंगे टोटल एटलीस्ट 2 और ये कितने होंगे एटलीस्ट 1। अगर आपको ये लगे कि इस सेंटेंस के अंदर 2 डिपेंडेंट क्लॉज हैं जस्ट इमेजिन कि डिपेंडेंट क्लॉज 2 हैं और इंडिपेंडेंट 1 है तो फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा। इंडिपेंडेंट 2 होने चाहिए और डिपेंडेंट 1 होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं हर मदर वेरी नाइस एंड she takes care of her because her father is no more with them. लेट्स सपोज ये एक यार ये पता नहीं नजर आएगा नहीं। चलिए मैं इसको ना स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं आई होप सो नजर आ रहेगा नहीं तो हम इसका इमेज भी सेंड कर रहे हैं आपको। तो ये एक सेंटेंस है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें है जी हर मदर इज वेरी नाइस एंड शी टेक्स केयर ऑफ हर से मुराद यहाँ चलिए मैं नाम लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। यहाँ हम लिख देते हैं नादिया कोई भी नाम है इस वर्जी में नादिया। Her mother is very nice and she takes care of Nadia because her father is no more with her. Her mother is very nice. One clause. She takes care of Nadia. 2 clause. Because her father is no more with them. ये तीसरा clause. ठीक है देखेंगे पहला clause her mother is very nice independent full stop about independent. She takes care of Nadia ये भी इंडिपेंडेंट और दोनों मिले किससे हैं एंड क्या है फैन बॉयज में शामिल है या नहीं तो इस चीज है ना इस चीज की निशानदेही कि ये भी इंडिपेंडेंट है ये भी क्योंकि फैन बॉयज से मिले हुए इसमें दोनों इंडिपेंडेंट है इसमें। अच्छा उसके बाद है बिकॉज हर फादर इज नो मोर विद देम तो बिकॉज क्या है बिकॉज कौन सा है क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सब क्योंकि वो फैन बॉयज में शामिल नहीं। ये B से stands for what? B stands for what? But हाँ ये because very good. Because नहीं है because है वो आगे ये coordinating में नहीं आता because में आ जाता है subordinating conjunction. So this is all about your today's lecture। आज हमने देखा कि clause क्या होता है phrase क्या होता है फिर इन तीनों को पहले हमने summarily discuss किया फिर उसके बाद हमने हर एक को डिस्कस किया उसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए और साथ एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब आपके लिए काम ये है जो मेरी फाइनल बुकलेट के नाम से मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसके अंदर इसकी प्रैक्टिस मौजूद है वो प्रैक्टिस करें फिर अपने आप से सवाल करेंगे। अगर आपका सवाल गलत है तो गलत क्यों और अगर ठीक है तो ठीक तो अल्टीमेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्या एक ही बुक है जिसके ऊपर दुनिया जहां की ग्रामर मैंने दे दी है तो बहुत सारे ग्रामरियंस हैं मैं उनके आगे कुछ भी नहीं बहुत सारी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। यू शुड फॉलो दोस प्रैक्टिसेस और अपना जो नॉलेज है इंक्रीज करें नॉलेज को एनहांस करें मेहनत करें और ये ऐसे 20 मार्क्स हैं इंग्लिश के जिसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके स्पेसिफिकली कह रहा हूँ इंस्पेक्टरल एंड रेवेन्यू में बहुत सारा फोकस है वो सारे का सारा टैक्स पे है आपका सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं एफडी पढ़ रहे हैं आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली ये ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा सब 20 मार्क्स का है तो थोड़ा सा इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होगा बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप इसको ओवर एस्टिमेट करें कुछ सजेस्ट तो अल्टीमेटली फिर आपका ये एक डिस्टिंक्शन बन जाएगी आपके इसमें से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो इसमें से ज्यादा मार्क्स हर एक बंदे के नहीं आएंगे। और याद रखें
वो 80 मार्क्स का पेपर है जो आपका टेक्स्ट वाला पोर्शन है। अगर आपके 80 में से 79 भी आ जाएं और इधर से 20 में से आपके 5 आ जाए तो यू वुड बी कंसीडर्ड एज फेल। आपको यहाँ से 50% प्लस लेने हैं, ठीक है। देखें 85 ओवरऑल फेल बंदा, 85 लेने के बाद फेल। लेकिन एक बंदा है उसके मार्क्स आ जाते हैं लेट्स सपोज 75, 73 कर लेते हैं, 73 इधर से आते हैं, इधर से वो ले लेता है 15 मार्क्स, तो 88 में चला जाएगा या नहीं? अब वो पास होगा क्योंकि इधर से डिस्टिंक्शन करके। एनी हाउ मैं आपको मतलब फियरलेस हो जाए, फियर की तरफ आपको नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें इसको किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं करना। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियोमैटिक फ्रेजेस के ऊपर स्पेशली फोकस करें। बाकी सारी ग्रामर आपके सामने है, जो 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 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोवाइड करनी है उसको सीखें, चेंज ऑफ वॉइस सीखें, नरेशन सीखें, ग्रामेटिकल रूल्स के हवाले से बात करें, कैपिटलाइजेशन रूल्स के हवाले से बात सीखें, पंक्चुएशन मार्क सीखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, प्रीपोजिशन का जो यूजेज सीखें। उसके बाद जो है आप एनालॉजीज में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस करें। आज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स की हैं, इनको देखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है ना हम इसी तरह मजीद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करेंगे, स्पेशली ग्रामेटिक रूल्स को फोकस करेंगे। टिल देन विश यू वेरी गुड लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर